नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका का पाठ माटी वाली, जिनके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9 क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, माटी वाली। तो देखिए बच्चों, इसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और बच्चों देखिए, इस पाठ में लेखक विद्यासागर नौटियाल जी एक गरीब बूढ़ी औरत जो कि घर घर में मिट्टी देने का काम करती है, उसके दर्द को बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है। इस पाठ में विस्थापन की समस्या को भी दिखाया गया है। अब विस्थापन किसे कहते हैं उसको जान लीजिए। जब बांध बनने या गांव में जलाशय भर जाने के कारण लोगों को एक जगह से दूसरे जगह बसाया जाता है, उसे नया ज़मीन दिया जाता है या मुआवजा के तौर पर कुछ पैसे दे दिया जाता है, तो उसको ही विस्थापन कहा जाता है। इस पाठ में यह दिखाया गया है कि एक बूढ़ी औरत जो घर घर मिट्टी दिया करती है, उसे अपना घर भी नहीं है, ठाकुर के ज़मीन पर एक छोटा सा झोपड़ी डाल रखी है और वह अपने बूढ़े और बीमार पति के साथ रहती है। माटी वाली का घर शहर से काफ़ी दूर है, पैदल पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। फिर भी वह रोजी रोटी के लिए पैदल शहर में मिट्टी देने जाया करती है। जहाँ वह मिट्टी देती है, उस घर की औरतें उसे कुछ खाने को दे देती है, कभी बासी रोटी तो कभी ताज़ी रोटी और चाय वगैरह। उसी में से 1-2 रोटी बचाकर वह अपने बूढ़े पति के लिए ले जाती है। इस तरह उसका गुजर बसर होता है। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। माटी वाली नामक पाठ विस्थापन की समस्या पर आधारित है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस पाठ में लेखक विस्थापन की समस्या को उजागर किए हैं। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग चले जाते हैं, कोई कारणवश, या तो पानी की समस्या हो जाती है या कोई और कारण हो जाता है, बांध वगैरह बनता है, तो उसके कारण क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। इस पाठ का सार इस प्रकार है। अब देखिए, माटी वाली टिहरी नगर की ज़रूरत। टिहरी के सेमल का तप्पर मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। तो लेखक इसमें बता रहे हैं कि टिहरी के सेमल का तप्पर मोहल्ला, तो टिहरी के सेमल एक गांव का नाम है, उसमें तप्पर एक मोहल्ला है, जगह है, मोहल्ला। तो वहाँ सबसे आखिरी घर की खोली मतलब घर में पहुंचकर माटी वाली क्या करती है, जिस बर्तन में, कनस्तर में मिट्टी लेकर के सबको पहुंचाती थी, तो उस मिट्टी के कनस्तर को वह उतारी है। तो मिट्टी जिसमें भरते हैं उसको क्या बोलते हैं, कनस्तर, या कंटर भी गांव में बोला जाता है। तो उसमें वह मिट्टी को उतारती है। टिहरी शहर में सब उसे जानते हैं तथा वह सबको जानती है। तो टिहरी शहर में क्या है, बच्चे बच्चे भी उसको जानते हैं। वह सबको लीपने वाली लाल मिट्टी पहुंचाती है, इसी के कारण लोगों के चूल्हे जलते हैं। उसके बिना लोगों को लिपाई की समस्या पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वही एक औरत है, माटी वाली मतलब मिट्टी देने वाली, वह जो मिट्टी देती है उसके कारण क्या होता है, लोगों का मतलब चूल्हा जलता है, खाना पकता है। तो आजकल तो देखिए बच्चों, गैस पर लोग खाना बनाते हैं, इलेक्ट्रिक के भी बहुत सारे चूल्हे आ गए हैं, लोग उस पर भी खाना बनाते हैं। लेकिन पहले के समय में यह सब व्यवस्था नहीं था, तो लोग क्या करते थे, मिट्टी का चूल्हा पर ही लकड़ी डाल करके खाना बनाते थे। तो मिट्टी का चूल्हा बनाने के लिए तो मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस जगह पर यहाँ ये लोग रह रहे थे, टिहरी, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बालू वाली मिट्टी मिलती थी, तो बालू से कोई चूल्हा नहीं बन पाता है। तो यही जो है माटी वाली सबके घर घर में मिट्टी दिया करती थी और लोगों का चूल्हा जलता था, मतलब खाना पकता था, और दीवार वगैरह जो है उसका लिपाई होता था। अब आजकल क्या है, सीमेंट घर में आ गया है, फर्श पर लोग क्या करता है, पानी करते हैं, लोग पानी से पोछा लगा देते हैं कपड़े से। लेकिन पहले के समय में क्या था,
घर में मिट्टी सीमेंट भी नहीं रहता था, मिट्टी का घर बना होता था, तो साफ़ करने के लिए उसको बीच-बीच में क्या करते थे लोग, मिट्टी से उसको लिपाई करते थे, मतलब पोछा की तरह मिट्टी उसमें लेयर लगाना पड़ता था। तो इस तरह का काम मिट्टी से ही होता था, तो यही सब काम जो है माटी वाली मिट्टी देती थी, तो लोग अपना काम किया करते थे। शहर में कहीं माटा खाना है नहीं, नदियों के तटों पर रेतीली मिट्टी है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नदियों के तट पर क्या है, बालू ही बालू है, जिससे लिपाई नहीं हो सकती है। इसलिए नए-नए किराएदार भी उसकी मिट्टी देखकर उसके ग्राहक बन जाते हैं। तो जो नए-नए किराएदार आते थे उस गाँव में, वो भी उनको क्या ग्राहक बना लेते थे। वह हरिजन परिवार की नाटे कद की एक बुढ़िया है। तो वह बुढ़िया जो है हरिजन परिवार की बुढ़िया है। अब देखिए, घर की मालकिन ने उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने को कहा, तो माटी वाली इसमें बता रहे हैं लेखक कि माटी वाली का रोटी छिपाना। तो देखिए किस कारण से रोटी छिपाई है, गरीबी में इंसान को जो है कुछ भी करने को मजबूर कर देता है। तो इस पाठ में लेखक यही दिखाना चाह रहे हैं कि वह गरीब बुढ़िया जिसको जो है घर में खाना बनाने का कोई साधन नहीं है और टाइम भी नहीं है उसके पास जो घर में खाना बनाएगी, क्योंकि रोज़-रोज़ उनको पूरे दिन तो मिट्टी ही देने में लग जाता है। तो किस तरह से वह रोटी छिपाई है अपने पति के लिए, इसके बारे में लेखक बता रहे हैं। घर की मालकिन ने उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने को कहा। तो जब वह माटी वाली जाती है कोई लेडीज़ के घर में, मतलब कोई उन मालकिन कहती है उसको, तो वो क्या बोली उनको कि तुम मिट्टी जो है कहीं साइड में रख दो। माटी वाली ने अपना कनस्तर एक कोने में उड़ेल दिया। तो अक्सर देखिएगा मिट्टी कहाँ रखा जाता है, बीच में लोग तो नहीं रखेंगे कहीं भी आँगन में, इधर-उधर हो जाएगा तो लोग कोने में रखते हैं। तो मालकिन बोली कि कोने में तुम मिट्टी को रख दो। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियाँ दी और उसके लिए चाय लाने रसोई में चली गई। पीछे से माटी वाली ने इधर-उधर देखा और एक रोटी को सिर पर रखे कपड़े में लपेट लिया। तो क्या हुआ, मालकिन बोली कि तुम मिट्टी रख दो और उसको देने के लिए, माटी वाली को देने के लिए रोटी उसको दे दी और चाय बनाने के लिए, चाय लाने के लिए रसोई में गई। जैसे ही रसोई में गई, अब देखिए वो क्या करती है, माटी वाली क्या करती है, इधर-उधर देखती है और जो डिल्ले का कपड़ा होता है जिस पर वो गोल-गोल डिल्ले होते हैं, उस पर जो कनस्तर रखती है, उसको कपड़े को थोड़ा खोलती है और उसमें रोटी छिपा कर रख लेती है। मालकिन के आने पर वह यूँ मुँह चलाने लगती है मानो रोटी खा रही है। मतलब वह नाटक करती है जैसे कि रोटी वह खा रही है। उसने सोचा कि वह एक रोटी अपने बुड्ढे को दे देगी। मालकिन ने उसे चाय देकर कहा कि वह चाय के साथ रोटी निगल ले, मतलब खा ले। आज साग नहीं है, माटी वाली बोली, चाय भी बहुत अच्छा साग है। तो इस तरह से दोनों मालकिन और देखिए माटी वाली के बीच में बातचीत हो रही है कि मालकिन कह रही है कि तुम रोटी के साथ जो है चाय के साथ तुम रोटी खा लो, क्योंकि आज साग नहीं है। तो माटी वाली बोलती है कि चाय भी बहुत अच्छा साग है, मतलब चाय भी तो साग का ही काम करता है। तो मालकिन ने कहा, भूख अपने में एक साग होती है, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। तो देखिए यह लाइन आपको आ सकता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि भूख अपने में एक साग होती है। कहने का मतलब जब कोई भी इंसान को भूख लगती है तो साधारण से साधारण चीज़ भी उसको अच्छा लगता है। अगर भूख लगती है, सूखी रोटी भी अगर चबा कर खाया जाए तो वो उसमें भी मीठापन आता है, स्वाद आता है। तो इसीलिए इस लाइन में यह कहा गया है कि भूख अपने में एक साग होती है, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। मतलब भूख लगने पर अगर साधारण से साधारण चीज़ भी आप खाइए तो वह मीठा लगता है, मतलब स्वादिष्ट लगता है। अपनी धरती से मोह। अब आगे बता रहे हैं लेखक कि माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय सुरखते हुए कहा कि तुमने पीतल के गिलास बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। अब मालकिन और माटी वाली के बीच में बातचीत हो रही है। अब मालकिन उसको पीतल के गिलास में चाय दी है, तो चाय पीते हुए, सुरखते हुए मतलब चाय पीते हुए माटी वाली बोलती है कि तुमने तो पीतल के गिलास को बहुत ही संभाल कर रखी है। तो मालकिन बोली, पुरखों की चीज़ों से सबको मोह होता है, मतलब जो पूर्वज के द्वारा दिया गया, माँ, पिताजी, दादाजी जो घर परिवार से जो शादी में सामान मिलता है, तो उससे क्या होता है, मोह होता है। इसलिए मैं इस बर्तन को कभी नहीं बेचती।
मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस टिहरी शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएँगे। तो मालकिन इसी बीच यह भी बात कह देती है कि कभी-कभी मैं सोच रही हूँ कि टिहरी शहर, क्योंकि बाँध बनने वाला है तो टिहरी शहर के अंदर पानी आ जाएगा। तो इसी बात पर वह कह रही है मालकिन कि टिहरी शहर को हम छोड़कर कहाँ जाएँगे। देखिए, इस पर माटी वाली बोलती है, ज़मीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएँगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरी तरफ कोई देखने वाला भी तो नहीं है। अब माटी वाली कह रही है मालकिन को कि जिसके पास ज़मीन है, जायदाद है, मतलब धन संपत्ति है, जिसके पास, वह तो कोई न कोई ठिकाना ढूँढ ही लेंगे। लेकिन मैं तो गरीब हूँ, मेरे तो कोई देखने वाला भी नहीं है, आगे-पीछे भी कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? चाय पीकर माटी वाली दूसरे घर में चली गई, वहाँ से मिट्टी लाने का आदेश मिला। साथ में 2 रोटियाँ भी मिली, उसने उन्हें भी कपड़े के छोर में बाँध लिया। तो इस तरह से माटी वाली दूसरे घर में भी मिट्टी देने गई है और वहाँ पर भी उनको आदेश मिला कि मिट्टी लाने का, और वहाँ पर भी उनको 2 रोटियाँ मिल जाती है। तो उसको क्या करती है, कपड़े के छोर में बाँध लेती है। क्योंकि अभी तो तुरंत वहाँ तो खाई है मालकिन के घर में, इसलिए उनका पेट भरा हुआ है, तो उसको बचा कर रखती है कि घर जाएगी तो अपने बूढ़े पति को भी देगी और अपने भी खाएगी, इसलिए एक कपड़े के छोर में उस रोटी को बाँध लेती है। अब देखिए क्या बताया जा रहा है आगे कि बूढ़े की मृत्यु। अब उनके पति जो हैं, माटी वाली के पति, उनकी किस तरह से मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। माटी वाली का गाँव शहर से दूर था, पैदल पहुँचने में 1 घंटा लगता था। अब देखिए, इसमें यह बताया जा रहा है कि माटी वाली का जो गाँव था, वह शहर से काफ़ी दूर था, यह नहीं है कि नज़दीक में था। पैदल जब चलती थी तो 1 घंटा उनको चलने में लगता था, तो आप दूरी लगा सकते हैं कि कितना दूर उनको वो दूरी उनको तय करना पड़ता था। वह सोचने लगी, घर जाकर पहले प्याज को पीस कर तलूँगी, फिर बूढ़े को खाने को दूँगी, कैसे मेरी इंतज़ार में बैठा रहता है। तो यह सब बात जो है वह सोच रही है, वह अपने पति से प्यार करती है, वह अपने बूढ़े पति का जो है ख़्याल रखती है, इसलिए तो वह बोल रही है कि आज मैं जो है सूखी रोटी उसको नहीं दूँगी अपने पति को, और मन में ये सब बात सोच रही है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्याज को तलूँगी, मतलब तेल में फ्राई करूँगी, मसाला जैसा उसको बना करके फ्राई करके और अपने पति को दूँगी, क्योंकि मेरा पति मेरा इंतज़ार करता रहता है, बैठा रहता है। तो यह सब बेचारी बूढ़ी सोच रही है। रोज़ की उसकी यही दिनचर्या है, मतलब एक दिन की यह बात नहीं है, रोज़-रोज़ का यही काम उनका है। वह मिट्टी खोदने, पहुँचाने और वापस आने में रात कर देती है। मतलब सुबह से जो है पूरे दिन उनको लग जाता है, पति का भी उनको है देख-रेख नहीं करने का समय मिल पाता है। क्योंकि उनको मजबूरी है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, मेहनत-कश हैं, तो मज़दूरी करके उनको खाना ही पड़ता है। उसके पास ना अपना खेत है, ना ज़मीन है। उसकी झोपड़ी ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है, जिसके बदले उसे बेगार ढोनी पड़ती है। और ठाकुर क्या किया है, ठाकुर के ज़मीन पर एक झोपड़ी जो खड़ी कर दी है, तो देखिए ठाकुर भी कैसा है, उससे काम करवाता है, क्योंकि वह भी वसूल करता है। अगर वह बिना पैसे का उसके ज़मीन में रह रही है, तो उसके बदले वह क्या करता है, बेगार में मतलब उसको बिना पैसे का काम करवाता है। तो यह भी समस्या इसमें दिखाया गया है। यह सोचते-सोचते वह घर पहुँची तो बूढ़ा मर चुका था। मतलब जब वह घर घर पहुँची और देखती है, तो देखती है कि बूढ़ा आज इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि जैसे ही वह पहले पहुँचती थी, तो बूढ़ा मुड़ कर के उसको देखता था। आज वह सोया हुआ है, मुड़ कर देखा भी नहीं, और जैसे ही माटी वाली उसको जो है उसके बॉडी को छूकर देखने के लिए गई, तो देखती है कि वह ठंडा पड़ा हुआ है, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। तो देखिए कितना दर्दनाक इसमें पाठ में दिया गया है, उसका जीवन कितना दुखमय जीवन बीत रहा था। बेदखल माटी वाली, अब क्या होता है, टिहरी बाँध पुनर्वास के साहब ने उसके घर आकर उसका निवास पूछा। अब टिहरी बाँध के पुनर्वास के जो साहब हैं, अब उनके घर आ जाते हैं और उनको पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है? उसने बताया कि उसने ज़िंदगी भर टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुँचाई है। साहब ने पूछा, क्या माटा खाना उसके नाम है? अब देखिए साहब क्या पूछ रहा है कि माटा खाना तुम्हारे नाम है? तो बुढ़िया ने बताया, माटा खान मेरी रोजी है, वह मेरे नाम नहीं है। मतलब माटा खान तो किसी का और का होगा, उसमें से मिट्टी निकाल कर सबके घर वह पहुँचाती होगी, इसलिए वह बोल रही है कि मैं तो मिट्टी पहुँचाती हूँ, मेरा तो अपना
जो है अपने ज़मीन पर घर भी मतलब अपना ज़मीन भी नहीं है, मैं तो दूसरे के ज़मीन पे एक झोपड़ी डालकर रहती हूँ और मेरा तो कुछ भी रोज़ी-रोटी मेरा यही है। तो अफ़सर बोला हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। अब वह जो है बता रहा है साहब कि मुझे कुछ भी नहीं तुम्हारा सुनना है, बस मुझे ज़मीन का तुम्हारा कागज़ चाहिए। बुढ़िया ने पूछा बाँध बनने के बाद मैं क्या खाऊँगी? साहब बोला इसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते, यह तुझे खुद तय करना है। तो देखिए कितना मतलब जो है वह अपना स्वभाव इस तरह से दिखाता है कि बुढ़िया को कह रहा है कि यह सब मैं नहीं सुनने वाला हूँ, इसका फ़ैसला तुम खुद करो कि तुम क्या खाओगी बाँध बनने के बाद, यह सब तुम खुद तय करो। इसी के साथ टिहरी बाँध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा, सब ओर आपाधापी और अफरा-तफरी मच गई। अब क्या हुआ, टिहरी बाँध की 2 जो सुरंगें थी, उसको बंद कर दिया गया और क्या हुआ धीरे-धीरे पूरे शहर में पानी भरने लगा और पूरे हर जगह है अफरा-तफरी मतलब शोर मच गया, लोग भागने लगे गाँव छोड़कर क्योंकि सारा गाँव डूब गया, डूबने लगा। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से कुल श्मशान घाट डूब गए, जितने भी वहाँ पर श्मशान घाट सब था, वह सारा डूब गया। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, वह सबसे कहती है गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए और देखिए वह दुखी मन से झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है, सबको देख रही है और कह रही है कि गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए, कम से कम गरीब आदमी का श्मशान भी तो रहना चाहिए। तो देखिए उस बूढ़ी के पास कुछ भी नहीं है, ना अपना घर है, ना उसको कुछ पैसे का कोई व्यवस्था है और सरकार भी जो है ऐसे परिस्थिति में देखना चाहिए, सरकार और समाज का भी ध्यान इस ओर देना चाहिए कि जो इस तरह के गरीब मेहनतकश रहते हैं और उनको आगे पीछे अगर कोई देखने वाला नहीं हो, तो समाज और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए बच्चों। तो देखिए आप माटी वाली पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? संदेश यही मिलता है कि ज़रूरतमंद की हमें सेवा करनी चाहिए, उसका भी देख-रेख करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई करने से ही लोग बड़ा व्यक्ति बन जाता है। बड़ा व्यक्ति तब बनता है जब हम पढ़ाई के साथ-साथ ज़रूरतमंद लोगों का भी सहायता करें। तो आशा है बच्चों आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। देखिए बच्चों मैं सारा चैप्टर जितना भी है मैं बहुत ही अच्छा ढंग से पढ़ाई हूँ। लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ा चुकी हूँ, समरी भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए और एक-एक चैप्टर को आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।